ओके थैंक यू नंबर 16 ने कहा और फिर वापस मुड़ गया। वो तेज तेज कदम उठाता हॉल से बाहर निकल गया। काउंटर गर्ल दोबारा रजिस्टर में इंद्राजात करने में मुनहमिक हो गई। कैप्टन शकील की जब आंख खुली तो एक लम्हे तक वो हाली नज़रों से माहौल का जायजा लेता रहा। उसके दिमाग की स्लेट बिल्कुल साफ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर मदम नकूश उभरने लगे और फिर उसे साबका वाक़यात याद आ गए। वो चौंक कर उठ बैठा। फिर ये देखकर उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि वो एक आरामदेह बिस्तर पर मौजूद है। एक छोटा सा आरास्ता कमरा था जिसके नरमो गदाज बिस्तर पर इस वक्त कैप्टन शकील था। उसका तमाम जिस्म सफ़ेद पट्टियों से लिपटा हुआ था, सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो हैरान रह गया कि वो तो पहाड़ी की चोटी से गिरा था, लेकिन अब वो आरास्ता कमरे में आरामदेह बिस्तर पर मौजूद है। वो सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। वो कितने अरसे तक बेहोश रहा और उसे इस कमरे तक ले आने वाली शख्सियत कौन है। कमरे का अकलौता दरवाज़ा बंद था। उसने तमाम जिस्म में शदीद नकाहत को महसूस किया और एक बार फिर वो बिस्तर पर लेट गया। वो सोच रहा था कि ना जाने फार्मूला किसके हाथ लगा और अब फार्मूला कहाँ है। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर कैप्टन शकील ने एक तवील सांस ली। अंदर आने वाला कर्नल फरीदी था। वो मुस्कुराता हुआ बिस्तर की तरफ बढ़ा। कैप्टन शकील इस्तरारी तौर पर उठ बैठा। लेटे रहो लेटे रहो, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से कहा और फिर खुद उसके करीब कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कर्नल फरीदी की आवाज़ में हमदर्दी थी। आपकी मेहरबानी की वजह से जिंदा हूँ, कैप्टन शकील ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। वैसे लहजे में मौजूद हल्की सी तंज को कर्नल फरीदी ने भी महसूस कर लिया। पहाड़ी से गिरने की वजह से तुम्हें काफ़ी चोटें आई थी। वैसे कुदरत को तुम्हारी ज़िंदगी मंजूर थी कि तुम घनी झाड़ियों के एक वसी जाल में जा गिरे, वरना कर्नल फरीदी ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वरना आपसे शर्फ़े मुलाकात की बजाय मुनकर नकीर से हम कलाम हो रहा होता, कैप्टन शकील ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खूब मुझे खुशी हुई है कि इमरान मरहूम के साथी भी उसी की तरह बेजिगर और खुश मजाक हैं, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। क्या कहा? इमरान मरहूम? कैप्टन शकील के जहन में हल्का सा धमाका हुआ और वो उछलकर बैठ गया। हाँ, मुझे अफसोस है कि मेरा बेहतरीन दोस्त और इस दुनिया के अजीम दिमागों में से एक दिमाग अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कर्नल फरीदी का लहजा वाकई अफसुर्दा था। तो क्या वाकई? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान नहीं मर सकता। इमरान की मौत की खबर सुनकर कैप्टन शकील का दिमाग फट रहा था। उसे इस खबर पर कतई यकीन नहीं आ रहा था। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, मुझे खुद उसकी इस कदर बेबसी की मौत पर बेहद अफसोस है, कर्नल फरीदी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। बेबसी की मौत? कैप्टन शकील फरीदी के सख्त लहजे को नज़रअंदाज करते हुए बड़बड़ाया। हाँ, दरअसल ये बात हुई कि मुझे आप लोगों के प्रोग्राम का पहले पता चल गया था। चुनाचे मैंने पहाड़ी का मुहासरा करा लिया। जब आपका साथी फार्मूला लेकर ऊपर आया तो हमने रेड कर दिया। इमरान मुझ पर टूट पड़ा। हम दोनों लड़ते लड़ते पहाड़ी से नीचे गिर गए। पहाड़ी के इस किनारे के नीचे एक खौफनाक दलदल है। हम दोनों इस दलदल में गिर पड़े। मुझे चूंकि इस दलदल का पहले से इल्म था, इसीलिए मैंने शऊरी कोशिश की कि मैं हताउल विसा दलदल के किनारे के करीब गिरूं। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मैं दलदल के किनारे करीब गिरा और फिर एक झाड़ी की मदद से बाहर निकल आया, लेकिन इमरान चूंकि दलदल के वजूद से लाइल्म था, इसीलिए वो दलदल के ऐन दरमियान में गिरा और फिर इस खौफनाक दलदल ने उसे जिंदा निकल लिया। तुम खुद अंदाज़ा करो कि इतनी बुलंदी से इतनी खौफनाक और गहरी दलदल में गिरकर कौन बाहर निकल सकता है। फरीदी ने तफसील बतलाई। तो क्या वाकई इमरान साहब दलदल से नहीं निकल सके? कैप्टन शकील ने कदरे बेबसी से पूछा। नहीं, मैंने काफ़ी देर तक वहाँ किनारे पर इंतज़ार किया, मगर कर्नल फरीदी ये कहकर खामोश हो गया। कैप्टन शकील भी खामोश था। वो गहरी सोचों में गर्क था। उसे इमरान की मौत का सुनकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अब हमारी तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। इमरान मर चुका है और फार्मूला वापस हमारे हाथ लग गया है। चुनाचे अब तुम मेरे मेहमान हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस भिजवा दूंगा, कर्नल फरीदी ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। फार्मूला आपको कहाँ से मिला? कैप्टन शकील चौंक पड़ा। वही पहाड़ी पर से मिला है, कर्नल फरीदी ने बगौर कैप्टन शकील की आंखों में देखते हुए कहा। ओ, कैप्टन शकील खामोश हो गया। वैसे इस बात का उसे अच्छी तरह यकीन था कि फरीदी गलत कह रहा है। फार्मूला पहाड़ी पर से कैसे मिल सकता है जबकि वो उसके हाथ से छूटकर कहीं नीचे गहराइयों में गिर चुका था? या इमरान के मुतालिक भी अब वो मशकूक हो गया कि आया इमरान वाकई मर चुका था या कर्नल फरीदी को गलत फहमी हुई है। कर्नल फरीदी खामोशी से कैप्टन शकील के तासुरात का जायजा ले रहा था, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो उलझना का शिकार हो गया है, वरना उसका चेहरा हस्बे मामूल स्पॉट ही था। कर्नल साहब, अब क्या आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे देंगे? कैप्टन शकील ने एक ख्याल के तहत चौंक कर कर्नल फरीदी से पूछा। अभी तुम्हारी हालत इस काबिल नहीं कि तुम बाहर निकलो। वैसे मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया कर्नल साहब। वैसे मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए बाहर जाना चाहता हूँ।
कैप्टन शकील ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरी तरफ से इजाज़त है। कर्नल अफरीदी ने जवाब दिया, शुक्रिया। कैप्टन शकील ने कहा और फिर बिस्तर से उठने लगा। गो इस थोड़ी सी हरकत से भी उसके जिस्म में शदीद लहरें दौड़ गई थीं, मगर उसने जब्त किया और फिर उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। सामने अलमारी में कपड़े मौजूद हैं, फिर बाहर आकर चाय पी लो। कर्नल अफरीदी भी उठ खड़ा हुआ। बेहतर, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और कर्नल अफरीदी तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर अफरीदी सीधा ड्राइंग रूम में गया। वहां उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया। यस सर, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। हार्टस्टोन, कर्नल अफरीदी ने कहा। नंबर 11 सर। नंबर 11 ने मोतबाना लहजे में जवाब दिया। नंबर 11, अभी अभी मेरी कोठी से इमरान का साथी बाहर निकलेगा, तुम किसी को उसके ताकुब पर लगा दो। मैं उसकी नकलो हरकत की मुकम्मल रिपोर्ट चाहता हूँ, कर्नल अफरीदी ने हुक्म दिया। बहुत बेहतर सर, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ, नंबर 11 ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अफरीदी ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। रिसीवर रख कर कर्नल अफरीदी ने कॉल बेल बजाई। मुलाजिम के आने पर उसे चाय का ऑर्डर दिया और फिर इत्मीनान से बैठ गया। हमीद चूँकि काफ़ी जख्मी हो गया था, इसीलिए वो हस्पताल में था। वैसे उसकी हालत खतरे से कतई बाहर थी। कैप्टन शकील कर्नल अफरीदी को दलदल से निकलकर पहाड़ी के शिमाली मोड़ मुड़ते ही नजर आ गया था। वो घनी झाड़ियों में बेहोश पड़ा हुआ था। वैसे ये हकीकत थी कि घनी झाड़ियों के वसी जाल ने उसे थाम लिया था, वरना इस तरह गिरने पर उसकी हड्डियां चूर हो जाती। कर्नल अफरीदी उसे उठवाकर कोठी ले आया था। कर्नल अफरीदी को दरअसल फार्मूले की तलाश थी। फार्मूला नहीं मिल रहा था। फार्मूला ना पहाड़ी पर था और ना ही इमरान के किसी और साथी से मिल सका था। इमरान का सिर्फ एक और साथी सफदर पहाड़ी पर बेहोश मिला था। वो सख्त जख्मी था, इसीलिए कर्नल अफरीदी ने उसे फिलहाल अस्पताल में ही रहने दिया था। वैसे कर्नल अफरीदी की ब्लैक फोर्स उसकी निगरानी कर रही थी। कर्नल अफरीदी को शुबा था कि फार्मूले का ज़रूर कैप्टन शकील को पता होगा, क्योंकि वो पहाड़ी पर से मिलने की बजाय पहाड़ी की दूसरी तरफ गिरा हुआ मिला था। कर्नल अफरीदी ने सोचा कि हो सकता है वो फार्मूला लेकर भाग रहा हो, कि किसी वजह से पहाड़ी पर से गिर पड़ा हो। वैसे उसने अच्छी तरह कैप्टन शकील के गिरने वाली जगह के इर्द गिर्द तलाश किया था, लेकिन फार्मूले वाला बैग कहीं भी नहीं मिला था। अब वो कैप्टन शकील की नकलो हरकत की निगरानी करवा कर उसका खोज लगवाना चाहता था। इसी लम्हे कैप्टन शकील ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो लिबास बदल चुका था, लेकिन सर पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो चलता हुआ कर्नल अफरीदी के सामने सोफे पर बैठ गया। इसी वक्त मुलाजिम चाय की ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रॉली मेज के करीब रोकी और फिर चाय की 2 प्यालियां बनाकर एक कैप्टन शकील के आगे रख दी और दूसरी कर्नल अफरीदी के सामने। चाय पियो, कर्नल अफरीदी ने कहा। कैप्टन शकील ने खामोशी से प्याली उठाई और एक छोटा सा घूंट लेकर प्याली वापस मेज पर रख दी। कैप्टन हमीद कहाँ है? कैप्टन शकील ने पूछा। वो बहुत जख्मी हुआ था, अभी तक अस्पताल में है, कर्नल अफरीदी ने चाय का घूंट पीने के बाद जवाब दिया। अब क्या हाल है? कैप्टन शकील ने रस्मी तौर पर पूछा। आप पहले से बेहतर है, कर्नल अफरीदी ने जवाब दिया। फिर खामोशी तारी हो गई। दोनों चाय पीते रहे। हमारा एक और साथी भी वहाँ था? कैप्टन शकील ने सफदर का ख्याल आते ही पूछा। हाँ, वो भी काफ़ी जख्मी था, वो भी अस्पताल में है और उसकी हालत भी अब खतरे से बाहर है, कर्नल अफरीदी ने जवाब दिया। चाय पीकर कैप्टन शकील ने प्याली मेज़ पर रखी और कुछ सोचने लगा। तुम शायद इमरान के नए साथी हो? कर्नल अफरीदी ने कहा। जी हाँ, मुझे इमरान साहब के साथ शामिल हुए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, कैप्टन शकील ने आहिस्तगी से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल अफरीदी ने पूछा। कैप्टन शकील, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। कैप्टन शकील ने अपना असल नाम भी बता दिया और पोजीशन भी, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म था कि कर्नल अफरीदी चाहे कितना ही दुश्मन है, लेकिन एक अजीम ज़र्फ़ का मालिक है और उससे ये मामूली सी बात बतलाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। कैप्टन शकील खड़ा हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कार पर भेज दूँ, जहाँ भी तुम जाना चाहो, कर्नल अफरीदी ने खड़े होकर पूछा। नहीं, मैं टैक्सी पर चला जाऊँगा, शुक्रिया, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। ये पर्स रख लो, तुम्हारी जेब से मिला था, कर्नल अफरीदी ने उसकी तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन शकील ने पर्स लेकर शुक्रिया अदा किया और फिर कर्नल अफरीदी से हाथ मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बाहर आ गया। कर्नल अफरीदी बरामदे में खड़ा कैप्टन शकील को जाते हुए देखता रहा और फिर मुड़कर वापस ड्राइंग रूम में चला गया। नौमानी भी लड़ाई में हादसा जख्मी हो गया था। उसके साथी गुंडों में से तकरीबन आधे से ज़्यादा मारे जा चुके थे, बाकी सख्त जख्मी थे। नौमानी के साथी गुंडे वाकई नागल दादा के लिए अपनी जान पर खेल गए थे। उनमें से एक ने भी भागने या बुज़दिली का मुजाहरा करने की कोशिश नहीं की थी। शायद ये सब कुछ इसीलिए था कि वो जानते थे कि वो नागल दादा जैसे बड़े गुंडे के तहत लड़ रहे हैं। नौमानी ने जब लड़ते लड़ते ये देखा कि उनका पल्ला हादसा हल्का जा रहा है और उसके काफ़ी से ज़्यादा साथी मारे जा चुके हैं या जख्मी हो गए हैं। इमरान, कैप्टन शकील और सफदर तीनों में से कोई भी नज़र ना आया, तो उसने यही मुनासिब समझा कि वो अब लड़ाई से अलहदा हो जाए। हाँ, अपनी जान गंवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। चुनाचे मौका देखते ही उसने भी पहाड़ी के शिमाली हिस्से का रुख किया।
लड़ाई अब काफ़ी हद तक सर्द पड़ चुकी थी। इक्का दुक्का फायरिंग पत्थरों की ओर से की जा रही थी। नुमानी तेजी से रेंगता हुआ शिमाली हिस्से की तरफ आया और फिर उसे वो पगडंडी नजर आ गई जहां से कैप्टन शकील नीचे उतरना चाहता था। उसने पैरों के बाल नीचे उतरने की बजाय घसीटना ज़्यादा मुनासिब समझा। वो नीचे घसीटता चला गया। एक दो जगह पर वो फिसला भी, लेकिन झाड़ियों या चट्टानों के सिरे हाथों में आ जाने की वजह से वो बच गया। जल्द ही नुमानी पहाड़ी के दामन में पहुंच गया। दामन में घनी झाड़ियों का जाल था। वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते अचानक उसके पाँव को ठोकर लगी और वो मुंह के बाल जमीन पर जा गिरा। गिरते ही वो एक झटके से उठा और फिर झुक कर देखने लगा। उसे शुबा हुआ था कि उसने किसी झाड़ी की बजाय किसी और चीज से ठोकर खाई है। और फिर वो जैसे ही नीचे झुका, उसके मुंह से बेख्तियार ही सीटी की आवाज निकली। उसके पैरों में एक झाड़ी की जड़ के साथ एक बैग पड़ा हुआ था, फार्मूले वाला बैग। इस बैग को वो एक पत्थर की आड़ से पहले ही देख चुका था, जबकि ये सफदर बैग इमरान के हवाले कर रहा था। उसने लपक कर बैग को उठाया और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी लम्हे उसे ख्याल आया कि बैग यहाँ खुद ब खुद नहीं गिरा होगा। उसका कोई साथी, शायद सफदर या कैप्टन शकील, इस बैग को लेकर भाग रहा होगा कि अचानक इस पहाड़ी पर से गिर गया होगा। उसने अपना शुबा मिटाने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इसी लम्हे अचानक वो चौंक पड़ा और फिर तेजी से घनी झाड़ियों में दुबक गया। कोई हादसा लहीम शहीम आदमी पहाड़ी का मोड़ काटते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। बैग नुमानी के हाथ में था और वो जानता था कि ये बैग कितना कीमती और अहम है। चुनाचे उसने इस आदमी से टकराने से ज्यादा ये बेहतर समझा कि बैग लेकर निकल जाए। चुनाचे नवाज की नज़रों से ओझल होते ही वो झुका और झाड़ियों की ओट लिए आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वो काफ़ी से दूर निकल आया और उसने सड़क की तरफ जाने की बजाय जंगल का रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म था कि सड़क को पुलिस या लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी पुलिस ने घेर रखा होगा। जंगल में चक्कर काटता हुआ नुमानी पहाड़ी की जनूबी तरफ आ निकला। एक तरफ खौफनाक दलदल थी। वो दलदल के किनारे किनारे चलने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई आदमी किसी झाड़ी की ओर से निकला हो। नुमानी वहीं दुबक गया। वो साया सा अंधेरे में आगे जाने लगा। नुमानी ने महसूस किया कि वो इस शख्स को जानता है। उसके चलने का अंदाज उसे शनासा मालूम हो रहा था। उसने अपना शुबा मिटाने के लिए मुंह से सीटी की एक मखसूस आवाज़ निकाली। ये सीक्रेट सर्विस का मखसूस कोड था। सीटी की आवाज़ सुनकर आगे जाने वाला शख्स ठटक गया। दूसरे लम्हे वो तेजी से मुड़ा और फिर नुमानी को वही सीटी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। उसका शुबा मिट चुका था। आगे जाने वाला भी अपना ही आदमी था। नुमानी तेजी से झाड़ी की ओर से निकला और फिर इस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। वो आदमी वहीं रुक चुका था। जल्द ही नुमानी उसके करीब पहुंच गया। अरे भाई, कहीं भूत प्रेत तो नहीं हो? पहले बता दो ताकि मैं आसानी से बेहोश हो सकूं, रुके हुए शख्स ने कहा। अरे इमरान साहब आप। नुमानी इमरान की आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। नुमानी तुम? अब हैरान होने की बारी इमरान की थी। इमरान साहब, फार्मूले वाला बैग यही तो नहीं? नुमानी ने मतलब की बात की। बैग? इमरान बैग को देखते ही उछल पड़ा। जिंदाबाद नुमानी, जिंदाबाद, वेरी गुड, हाँ यही बैग है। इमरान ने झपट कर उसके हाथ से बैग ले लिया। ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गया? इमरान हैरत से बैग और नुमानी को देख रहा था। ये पहाड़ी की दूसरी तरफ नीचे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला है, नुमानी ने जवाब दिया। झाड़ियों में और पहाड़ी के नीचे? इमरान हैरत ज़दा रह गया। इमरान साहब, अब यहाँ से निकलने की तरकीब करनी चाहिए। पूरी पहाड़ी और इर्द गिर्द के इलाका की नाकाबंदी हो चुकी है। नुमानी को ख्याल आया। तुम फिक्र ना करो भूत भाई, अब ये तिलस्माती बैग हमारे पास है। अब यहाँ की पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इमरान ने हंसते हुए कहा। भूत तो आप मालूम हो रहे हैं इमरान साहब। अगर जूलिया आपको इस हाल में देख ले तो? नुमानी ने हंसते हुए जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। अरे नहीं यार, मैं तो समझता हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इमरान ने जवाब दिया। जी हाँ, वाकई क्या कहने हैं आपकी खूबसूरती के, नुमानी ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। और हाँ, सफदर, शकील और नादिर का क्या बना? इमरान ने अचानक एक ख्याल आते ही चौंक कर पूछा। जब मैं पहाड़ी से भागा हूँ तो मुझे सफदर और शकील तो नज़र नहीं आए। नादिर मर चुका है, मेरे सामने उसके सर में गोली लगी थी, नुमानी ने जवाब देते हुए कहा। ओ इमरान नादिर की मौत पर अफसुर्दा हो गया। आप पहाड़ी की बजाय यहाँ कैसे मौजूद हैं और आपका ये हुलिया कैसे हुआ? नुमानी ने पूछा। मैं और कर्नल फरीदी लड़ते लड़ते पहाड़ी से गिर गए थे, फिर हम दोनों एक खौफनाक दलदल में गिर गए। ये तो खुदा की कुदरत थी कि झाड़ी की एक मजबूत शाख की वजह से मैं इस खौफनाक दलदल से बाहर निकल सका, इमरान ने मुख्तसरन उसे बताते हुए कहा। और कर्नल फरीदी? नुमानी ने सवाल किया। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो दलदल के किनारे पर गिरा था। जाहिर है वो बच चुका होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि कर्नल फरीदी भी यहीं कहीं आसपास ही होगा, नुमानी ने चौंक कर कहा। नहीं, वो जा चुका होगा। मेरा ख्याल है कि मैं दलदल के किनारे काफ़ी देर तक बेहोश पड़ा रहा हूँ, फिर मुझे बाहर निकलने में भी काफ़ी देर लगी है। फरीदी जल्द ही निकल गया होगा और जाहिर है कहीं आसपास होता तो अब तक उससे ज़रूर मटबेर हो चुकी होती, इमरान ने अपना अंदाज़ा बताया। नुमानी एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। इमरान भी किसी गहरी सोच में गुम था।
शायद कैप्टन शकील और सफदर के मुतालिक सोच रहा था अब क्या प्रोग्राम है इमरान साहब। नुमानी ने स्कूट तोड़ा। वो शायद इस माहौल से निकल जाने के लिए बेचैन हो रहा था। नुमानी, क्या तुम्हारे वाला अड्डा कुछ दिनों के लिए काम दे सकता है? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ क्यों नहीं, अभी तक कर्नल फरीदी के कदम इस अड्डे तक नहीं पहुंचे, नुमानी ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारे साथी गुंडों की वजह से फरीदी यकीनन इस अड्डे तक ज़रूर पहुंच जाएगा। इमरान ने एक ख्याल जाहिर किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गुंडे ऐसे थे जिनको फिरोज़ खुफिया रखता है, उन्हें अड्डे पर नहीं आने देता। नुमानी ने जवाब दिया। फिर ठीक है, चलो तुम्हारे फिरोज़ की दावत मेज़बानी कबूल करते हैं, इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा। और नुमानी ने कंधे झटक कर इमरान के फैसले की तायद की और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। ब्लैक ज़ीरो कमरे में बैठा आइंदा के लाए अमल पर गौर कर रहा था। काफ़ी देर तक वो इस बारे में गौर करता रहा, लेकिन कोई सूरत उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो सोचों से अचानक चौंक पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में उलझन की डोरी उभरी, फिर मिट गई और वो आहिस्ता से उठा और उसने चटनी गिरा दी। बाहर दरवाजे पर मौजूद आदमी को देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। इस शख्सियत को हज़ारों में से साफ पहचान लेता था। दरवाजे पर मौजूद आदमी कर्नल फरीदी था, जिसके चेहरे पर मानी हेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। तशरीफ़ लाइए। ब्लैक ज़ीरो ने कदरे संभलते हुए उसे अंदर आने के लिए कहा और खुद एक तरफ हट गया। शुक्रिया, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो अंदर दाखिल हो गया। सामने रखे हुए सोफे पर बैठने के बाद उसने पहले अपना तारुफ कराना ज़रूरी समझा। मुझे कर्नल फरीदी कहते हैं। कर्नल फरीदी ने कहा। ओ, आप ही कर्नल फरीदी हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके कारनामों की धूम तो सारी दुनिया में मची हुई है। ब्लैक ज़ीरो ने अपने चेहरे पर खुशी के तासुरात पैदा करते हुए कहा। शुक्रिया, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे जावेद अहमद कहते हैं और आज ही मैं नासकान आया हूँ। ब्लैक ज़ीरो ने जवाबन तारुफ कराया। मिस्टर जावेद, आप देर से आए हैं, इमरान मर चुका है। कर्नल फरीदी ने बराह रास्त असाबी हमला किया। हमला वाकई ज़ोरदार था। ब्लैक ज़ीरो काफ़ी कोशिश के बावजूद अपने आप को चौंकने से बाज ना रख सका। जी, उसके मुंह से निकला। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, कर्नल फरीदी ने बगौर ब्लैक ज़ीरो की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन कौन इमरान, और मेरा इमरान से क्या ताल्लुक? ब्लैक ज़ीरो अब संभल चुका था। बहरहाल आप एयरपोर्ट पर बड़े गौर से अखबार पढ़ रहे थे, फिर आपने टॉयलेट में जाकर इमरान से ट्रांसमीटर पर बात करने की कोशिश भी की थी, इसीलिए मैंने यहाँ आकर आपको इत्तला देना अपना फ़र्ज समझा। वो और मैं पहाड़ी पर लड़ते हुए पहाड़ी के दामन में मौजूद खौफनाक दलदल में गिर गए तो मैं निकल जाने में कामयाब हो गया, मगर कर्नल फरीदी ने जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। ब्लैक ज़ीरो कर्नल फरीदी की मालूमात पर दिल ही दिल में अश कर उठा। वो सोचने लगा कि वो एयरपोर्ट पर आते ही कर्नल फरीदी के आदमियों की नज़र में आ गया था और उसे यकीन हो गया कि कर्नल फरीदी के आदमी सिर्फ अखबार में वो खबर पढ़ने पर इसके पीछे लगे होंगे। और वैसे भी वो कर्नल फरीदी के सामने कभी नहीं आया था, इसीलिए कर्नल फरीदी का उसकी असल हैसियत पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपकी मालूमात की दाद देता हूँ, मगर मैंने तो फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर खबर पड़ी थी। इसके अलावा और कोई ख़ास बात नहीं। मैं ना तो किसी इमरान को जानता हूँ और ना ही मेरा इमरान वगैरह से कोई ताल्लुक़ है। ब्लैक ज़ीरो अब बड़े एतमाद से बात कर रहा था। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन फिर आपने अपने चेहरे पर मेकअप क्यों किया हुआ है? कर्नल फरीदी के लहजे में भी एतमाद था। ओ, मेकअप? अच्छा, आप इस मेकअप की वजह से मुझ पर शक कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मेरा ताल्लुक नासान के एक थिएटर से है। मैं वहाँ मेकअप मास्टर के तौर पर काम करता हूँ। यहाँ मेरे चंद दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म इनको हो, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर मेकअप कर लिया था। ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी मुश्किल से बात बनाते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि आप इस मुल्क में नाजायज़ तरीके से दाखिल हुए हैं और इस सिलसिले में आपको यहाँ हथकड़ी भी पहना सकता हूँ। कर्नल फरीदी का लहजा हासा मानी हेज था। नाजायज़? हरगिज़ नहीं, मैं तो बाकायदा पासपोर्ट पर आया हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कदरे शिकस्ता लहजे में जवाब दिया। कर्नल फरीदी उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा ज़हीन था। मिस्टर जावेद, आप जानबूझकर बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। साफ जाहिर है कि आपने इसी मेकअप में तस्वीर बनवाकर पासपोर्ट पर लगवाई होगी, जबकि आपका चेहरा और है। क्या ये जुर्म नहीं है? कर्नल फरीदी ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। है तो सही कर्नल साहब, मगर ब्लैक ज़ीरो से कोई जवाब ना बन पड़ा। हाँ, एक सूरत में आपको माफ़ किया जा सकता है, अगर आप इमरान के साथी हैं। इमरान मर चुका है, अब मेरी और उसकी वक्ती दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है। अब उसके साथी मेरे मेहमान हैं, कर्नल फरीदी ने कहा और उसके चेहरे पर तंदिया मुस्कुराहट खेल रही थी। ब्लैक ज़ीरो पूरी तरह फंस चुका था। अगर वो इमरान के साथी होने से इनकार करता तो कर्नल फरीदी अभी गिरफ्तार कर लेता, और इमरान के साथी होने का वो इकरार नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे इमरान की मौत की खबर पर यकीन नहीं था। वो इसे भी कर्नल फरीदी का एक हरबा समझ रहा था। वैसे आपकी मर्जी, लेकिन ये हकीकत है कि मेरा इमरान नामी किसी आदमी से ताल्लुक़ नहीं। आखिर ब्लैक ज़ीरो ने कशमकश से छुटकारा पाते हुए इनकार करना ही मुनासिब समझा।
ठीक है, फिर अपने आप को हिरासत में समझे कर्नल अफरीदी झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने इंतहाई फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। तो क्या हाथ में अपने ऊंचे कर लूं? ब्लैक ज़ीरो ने तंजिया लहजे में पूछा। हाँ, कर्नल अफरीदी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ ऊपर उठा दिए। दूसरी तरफ रुख करो, मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। इस बार कर्नल अफरीदी का लहजा गराहट आमेज था। ब्लैक ज़ीरो बड़ी शराफत से घूम गया। कर्नल अफरीदी ने आगे बढ़कर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसी लम्हे अचानक ब्लैक ज़ीरो तेजी से घूमा और कर्नल अफरीदी के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा पड़ा। ब्लैक ज़ीरो का हाथ रिवॉल्वर पर बड़े ज़ोर से पड़ा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।